यहाँ मालाबार कोस्ट से परचेजिंग होती थी, मसाले की परचेजिंग करते थे, सैंडलवुड की। बट टीपू सुल्तान ने यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको बिल्कुल मना कर दिया, बोला नाउ यू आर नॉट अलाउड टू सेल एनीथिंग फ्रॉम इंडिया टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। इससे वो बड़े नाराज हो गए और उन्होंने आर्मी भी अपनी टीपू सुल्तान कर रहे हैं उसको मॉडर्नाइज, उससे भी नाराज हो गए ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली युद्ध की सिचुएशन बनती है, क्यों बनती है उसके बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, सदर्न स्टेट है मैसूर, आपको पता है आज भी इंडिया के साउथ में जो आज का कर्नाटक है, मैसूर का राजा उस टाइम मैसूर के किंगडम में और भी चाहे स्टेट ऑफ तमिलनाडु का कुछ एरिया या केरल का क्षेत्र भी आता था, ठीक है ना। अब हैदर अली 1761 से 1782 के पीरियड में यहाँ के शासक थे। 82 में टीपू सुल्तान यहाँ के शासक बन जाते हैं। 1799 तक वो मैसूर के शासक रहते हैं। मैसूर के कंट्रोल में था मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट से होती थी सैंडलवुड का बिजनेस, मसालों का बिजनेस, और ये मसाले जाते थे यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट होते थे। सैंडलवुड की लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां काफी कीमती हैं और इनका व्यापार होता था यूरोप तक। लेकिन टीपू सुल्तान ने कह दिया नो इट इज नॉट अलाउड, यहाँ से नो परचेजिंग, कोई परचेजिंग नहीं हो पाएगी यहाँ से। लोकल ट्रेडर्स को भी मना कर दिया और इससे हो गए अंग्रेज नाराज, राइट। पेपर, कार्डामम, ये सब होता था। 1785 में स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ द सैंडलवुड कि नो इट इज नॉट अलाउड, यहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा, चाहे पेपर हो, और लोकल मर्चेंट को भी मना कर दिया। फ्रेंच कंपनी के साथ में लेकिन दोस्ती की इन्होंने, टीपू सुल्तान ने। क्यों? क्योंकि अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना था और अंग्रेजों की दुश्मनी थी उनके साथ, फ्रेंच की भी दुश्मनी थी। फ्रेंच भी यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी। तो इस वजह से टीपू सुल्तान की फ्रेंच के साथ में दोस्ती होगी, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया। जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है फ्रेंच आर्मी भी इनकी मदद करे टीपू सुल्तान की, ठीक है। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिए, मॉडर्नाइज किया अपनी आर्मी को। ब्रिटिशर्स इस बात से नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए? हैदर अली और टीपू सुल्तान को एम्बिशियस, एरोगेंट और साथ में डेंजर शासक के रूप में बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि हैदर अली और उनके फादर टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली उनकी बातें नहीं मानते थे, ठीक है ना। अब यह स्वाभाविक हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को दे आर नॉट अलाउइंग फॉर द ट्रेड, ठीक है ना, यहाँ से ट्रेड नहीं होने दे रहे। ट्रेड नहीं होने दे रहे तो ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई लड़ने को टीपू सुल्तान तैयार बैठा हुआ है, उसने तो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया। लेकिन लड़ाई के परिणाम क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो अल्टीमेटली 4 वार्स होती हैं 1767 से 69 के बीच में पहला युद्ध, दूसरा 1780 से 84 के बीच में, तीसरा 1792 के बीच में, और फिर लास्ट 1799 में। अंत में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हार होती है टीपू सुल्तान की। बहुत लड़ते हैं बहादुरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं, बट वो मुकाबला नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिश की आर्मी मॉडर्नाइज, उनके पास तोपखाना, गोला बारूद ज़्यादा थी और इस वजह से इनकी हार हो जाती है। हम बात कर रहे हैं किसकी? टीपू सुल्तान की। और भाई विक्ट्री हो गई अंग्रेजों की। अंग्रेज अपनी मनमानी करने वाले हैं। किस तरह की मनमानी करेंगे अंग्रेज? अंग्रेज फिर क्या करने वाले हैं? अपने पप्पट रूलर को वहां पे अपॉइंटमेंट कर देते हैं। वोडियार वंश, वोडियार वंश का इससे पहले शासन हुआ करता था मैसूर के अंदर, जो आज का कर्नाटक है, वहां पे वोडियार डायनेस्टी थे और उन वोडियार डायनेस्टी के साथ में सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस का तो आपको पता ही है कि अब वोडियार डायनेस्टी अपनी सेना नहीं रख पाएगी और ब्रिटिशर्स इसको सेना देंगे, सेना के बदले में ब्रिटिशर्स को पेमेंट देना होगा, ठीक है ना। ये सब कुछ हुआ था और इसी के साथ अब कह सकते हो कि मैसूर भी उनके
टेरिटरी में अपनी मर्जी से करने की उनको इजाज़त मिल गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की यहाँ पर भी एक मोनोपोली हो गई है। वेलकम वंस अगेन बेटा। आज हम अपना चैप्टर को कंटिन्यूअस रखेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात किया था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एसेट कमाई भारत के अंदर, किस तरह से उन्होंने धन दौलत कमाया, कैसे वो अपने एक्सपेंशन करना चाहते थे ट्रेड का, और इसके लिए ट्रेड से टेरिटरी के एस्टैब्लिश करने की तरफ चले। तो अब उसमें बात हमने की थी सब्सिडरी अलायंस की, कौन कौन से उन्होंने तरीके अपनाए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, मिलिट्री अटैक ना करके उन्होंने अपने जो रूलर हैं, इंडियन रूलर्स हैं, उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया गया। ठीक है ना। हमने इसमें बात की थी कि कैसे उन्होंने अवध के जो नवाब हैं उनके साथ सब्सिडरी अलायंस किया हुआ था। सब्सिडरी अलायंस क्या है वो बताया था हमने कि जब इंडियन रूलर्स को उन्होंने मना कर दिया कि आप सेना नहीं रखोगे, और इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिलिट्री, द ब्रिटिशर्स विल प्रोवाइड द मिलिट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रूलर। ठीक है ना। जो इंडियन रूलर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए अब ब्रिटिशर्स मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे। तो ये उनके इंटरनल मामले में इंटरफेरेंस हो गया। फिर सक्सेसर भी वही डिसाइड करेंगे कि मृत्यु के रूलर की मृत्यु के बाद में हु इज़ गोइंग टू बी बिकम दी रूलर, और इसके बाद में अपॉइंटमेंट जो है रेजिडेंट का अपॉइंटमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब बातें तो हमने की। अब हम बात करते हैं कि कैसे दे स्टार्टेड कन्फ्रंटेशन, रिजोर्ट टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, के भारत के रूलर्स के साथ में कैसे उनका सीधा मुकाबला शुरू हो गया। इसमें हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैस जो उनका शासन बंगाल के शासन के बाहर, नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी। और अब मैसूर के अंदर एक ताकतवर नवाब है, ठीक है ना, हैदर अली। और हैदर अली जैसे ताकतवर नेता, लीडर कहिए आप, शासक के सामने कैसे युद्ध हो, उनके जो पुत्र हैं टीपू सुल्तान, वो किस तरह से मुकाबला करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बात करेंगे। और वो अपनी टीपू सुल्तान अपने आप में एक ताकतवर रूलर के रूप में, स्ट्रॉन्ग इनकी आर्मी होती है। इन्होंने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया हुआ है और किसी तरह के भी ब्रिटिशर्स से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। क्यों ब्रिटिशर्स के साथ इनका मुकाबला होना था वो भी बात करेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली ब्रिटिशर्स का क्या था पर्पस, कि सब इनके कहे के अनुसार काम करते जाएं। बट द टीपू सुल्तान वाज स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, इन द करेजियस रूलर, बहादुर रूलर थे। और उन्होंने सोचा कि इनके सामने बाकी जितने रूलर्स ने सरेंडर कर दिया था, चाहे बात करें मीर कासिम की बात करें या फिर मीर जाफ़र की बात करें, ठीक है ना, वो किसी इनके जैसे पप्पट बन के नहीं रहना चाहते थे। वो उन्होंने मुकाबला सोचा कि इनसे मुकाबला करेंगे। फॉर दैट पर्पस दे हैव मॉडर्नाइज देयर आर्मी विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच की भी वहाँ पर एक ट्रेड की कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी थी, तो उसके साथ में इन्होंने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया। और जब मौका आया तो वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़े, वही बात करने वाले हैं। तो टीपू सुल्तान, जिसको कि हम टाइगर ऑफ द मैसूर के नाम से जानते हैं, ही रिजोर्ट टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। अब क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिजोर्ट टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, इससे पहले डायरेक्ट वो किसी मिलिट्री के लिए कन्फ्रंटेशन में, मतलब मिलिट्री वाला विवाद, झगड़ा या लड़ाई नहीं चाहते थे। वो जहाँ भी कोशिश किया उन्होंने इनडायरेक्टली इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करके और अपना एक्सपेंशन किया। किसी का उत्तराधिकारी चुना, कहीं पर अपने रेजिडेंट का अपॉइंटमेंट किए जो उनके काम करते थे। तो इस तरह से काम किया था। बट नाउ जो रूलर ब्रिटिशर्स बोलते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलर बोलते थे कि ये जो टीपू सुल्तान हैं, हैदर अली थे, ये दे आर दी एरोगेंट, ठीक है ना, ये स्वभावनीय हैं, बहुत जिद्दी किस्म के हैं और ये अपने आप में एम्बिशियस रूलर कहे जाते थे और काफ़ी डेंजरस बोलते थे। ब्रिटिशर्स इनको डेंजरस रूलर के कंसीडर करते थे। क्यों वो ऐसा कहते थे, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये जो है सैंडलवुड
जो मालाबार कोस्ट है वो इनके कंट्रोल में आता था। किनकी बात कर रहा हूं मैं? टीपू सुल्तान के कंट्रोल में आता था मालाबार कोस्ट, और यहां से व्यापार परचेजिंग होती थी किसकी?